जय हिंद दोस्तों, रक्षा कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जो पूर्व सैनिकों के संगठन थे, जो उनकी मांगे थी, दोस्तों वो मांगे केंद्र सरकार तक पहुंचाई थी। तो दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से अब जवाब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व सैनिकों की मांगे थी उस पर जवाब दिया है केंद्र सरकार ने। जैसे कि आप पीछे खबर में देख रहे हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज, वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे और सरकार का जवाब। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिकों के संगठन थे उन्होंने कुछ मांगे उठाई थी केंद्र सरकार के समक्ष। तो दोस्तों जवाब आया है केंद्र सरकार की तरफ से। कौन कौन से मुद्दे उठाए थे और क्या जवाब दिया है केंद्र सरकार ने, यह जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पूर्व सैनिक और उनके संगठनों द्वारा वन रैंक वन पेंशन से संबंधित कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए थे, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या सवाल उठाया गया था और उसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों, सही से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहला मुद्दा था पीएमआर के तहत रिटायर होने वालों को ओआरओपी का लाभ नहीं। जी हां दोस्तों सबसे पहला मुद्दा था कि जो पीएमआर आए हैं, जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, सरकार उन्हें ओआरओपी नहीं दे रही थी। तो यही सबसे पहला मुद्दा उठाया था कि पीएमआर को ओआरओपी में शामिल किया जाए। मुद्दा क्या था? जुलाई 2014 के बाद व्यक्तिगत अनुरोध पर सेवानिवृत्त पीएमआर होने वाले कर्मियों को ओआरओपी का लाभ नहीं दिया गया, जैसा आपको पता है। अब दोस्तों सरकार का जवाब क्या आया है? क्या पीएमआर को ओआरओपी में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सरकार ने क्या जवाब दिया है? सरकार के निर्देश के अनुसार ओआरओपी का लाभ केवल नियमित सेवा के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नीति को सही ठहराया। जी हां दोस्तों यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। ओआरओपी का मुद्दा उठा था कि जो ओआरओपी में विसंगतियां हैं उसका हल क्या सरकार करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना था कि जो ओआरओपी बनाई गई है, जो उसमें रूल शामिल हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों यहां पे सरकार ने यही जवाब दिया कि ओआरओपी का लाभ केवल नियमित सेवा के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों को दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो नियमित सेवा करते हैं, जो पीएमआर नहीं है, उनको ही ओआरओपी का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों सरकार ने यहां पर यह जवाब दिया है। इसका मतलब है कि सरकार पीएमआर को ओआरओपी में शामिल नहीं करेगी, जैसा दोस्तों सरकार जवाब दे रही है। फिर दोस्तों अगला मुद्दा क्या था? फिटमेंट फैक्टर में असमानता। मुद्दा क्या उठा था? जूनियर कमीशन ऑफिसर्स जेसीओस के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, 2.57 है, बल्कि अधिकारियों के लिए 2.81 है। जी हां दोस्तों, ओआरस के लिए, जेसीओस के लिए, एससीओस के लिए 2.57 दिया है पेंशन पे और अधिकारियों के लिए 2.81 है। यह मुद्दा भी उठा था, जैसा आपको पता है। अब दोस्तों सरकार ने यहां पे क्या जवाब दिया है? सातवें वेतन आयोग ने पदों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों के लिए फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया है। कुछ पदों के लिए अधिक फिटमेंट फैक्टर तय किया है। जी हां दोस्तों, इन्होंने सरकार ने बताया कि जिनका हायर रैंक है उनके लिए अलग फिटमेंट फैक्टर है और जिनका लोअर रैंक है उनके लिए अलग फिटमेंट फैक्टर है। हालांकि दोस्तों पेंशन पे सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया है। पेंशन का जो कैलकुलेशन करा गया है 7 सीपीसी के अंतर्गत सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया है 2.57 और पे मैट्रिक्स में आपका अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है। जी हां दोस्तों, और वो भी पे लेवल को देखते हुए। तो दोस्तों यहां पे सरकार ने यही बताया कि पदों को देखते हुए, रैंक को देखते हुए यहां पे फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करे गए हैं। हालांकि दोस्तों ये पे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, बाकी पेंशन पे सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर मिला है 2.57। सरकार ने दोस्तों यहां पर ऐसा जवाब दिया। फिर दोस्तों अगला क्या था मुद्दा? जेसीओस और अधिकारियों के लिए समान एमएसपी। जी हां दोस्तों, अब ये बात कर रहे हैं इक्वल एमएसपी की मांग। मुद्दा क्या उठा था? जेसीओस के लिए सैन्य सेवा वेतन एमएसपी को अधिकारियों के बराबर किया जाए, चाहे जेसीओस हो, ओआरस हो, उनको 15,500 मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। अब दोस्तों सरकार ने क्या जवाब दिया इस पे, यह जानना जरूरी है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पे मिलिट्री सर्विस पे को अलग अलग स्तरों पर लागू किया। जेसीओस के लिए ये 5,200 और अधिकारियों के लिए 15,500। यानी सरकार ने साफ कह दिया कि ये रिकमेंडेशन के आधार पे है। जो 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन थी उसके आधार पे जो एमएसपी है वो अलग अलग है। ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस में 5,200 है और अधिकारियों की 15,500। हालांकि दोस्तों इक्वल करने की जो डिमांड है वो सरकार ने यहां पे नहीं करी है और ना ही सरकार ने कहा है कि इक्वल करेंगे।
जैसा कि आप जवाब देख रहे हैं सरकार का। और दोस्तों इसका जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। देखते हैं अगली तारीख कब मिलती है और सुनवाई कब होती है इस पे। फिर दोस्तों अगला मुद्दा उठा था ओआरओपी 2 में अधिकारियों को अधिक लाभ। जी हाँ दोस्तों, मुद्दा उठा था ओआरओपी 2 के तहत अधिकारियों को जवानों की तुलना में अधिक लाभ मिला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में अधिकारियों को ज्यादा लाभ मिल रहा है पेंशन पे ओआरओपी में, बल्कि ओआर को जेसीओस को इतना लाभ नहीं मिल रहा। जेसीओस की तो पेंशन माइनस में चली गई। तो दोस्तों इस मुद्दे पर सरकार ने क्या जवाब दिया है, ओआरओपी की दरें न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत पर आधारित है। यह नीति सभी रैंकों के लिए समान रूप से लागू होती है। इन्होंने बता दिया, सरकार ने बता दिया कि यह फॉर्मूला निर्धारित हुआ है एवरेज के अनुसार, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम से जो एवरेज बनेगा उसी के आधार पे पेंशन डिसाइड करी जाएगी, उसी के आधार पे पेंशन दी जाएगी। अब अधिकारियों की जो पेंशन बढ़ी है वो फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज के अनुसार उनकी पेंशन बढ़ रही थी, इसलिए उनको ज्यादा फायदा मिल गया। जेसीओस की पेंशन एवरेज के अनुसार माइनस में जा रही थी, इसलिए उनकी कम पेंशन बन गई। वार्ड्स की जो पेंशन बनी एवरेज के अनुसार वो थोड़ी बहुत बढ़ रही थी, इसलिए उनको एवरेज तक लाया गया और उनकी पेंशन बढ़ा दी गई। यानी दोस्तों इन्होंने बता दिया कि जो एवरेज का फॉर्मूला यूज हो रहा है वो सभी रैंकों को समान रूप से दिया जा रहा है। फिर दोस्तों अगला मुद्दा उठा था विधवा पेंशन को सेवा पेंशन के बराबर करने की मांग। मुद्दा क्या उठा था, जो विधवा पेंशन है उसको सेवा पेंशन के बराबर किया जाए। सरकार ने जवाब क्या दिया है, वर्तमान में विधवा पेंशन 30% और 50% सामान्य और बड़ी दर के आधार पर दी जाती है। सरकार ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। जब दोस्तों जैसा आपको पता है 7 साल बाद या फिर 67 एज, दोनों में से जो भी पहले हो, उसके बाद दोस्तों फैमिली पेंशन जो है वो आधी कर दी जाती है, यानी 60% कर दी जाती है। अगर हम सिविल में देखें तो वो 30% हो जाती है। तो दोस्तों डिमांड ये करी गई थी कि वाइफ को, स्पाउस को जीवन भर पूरी पेंशन मिले, उनकी पेंशन आधी ना हो। तो दोस्तों सरकार ने यहाँ पे जवाब दिया है कि जो फैमिली पेंशन है उसे बढ़ाने की मांग अभी अस्वीकार करी जाती है। अभी ये मामला बंद पड़ा है, अभी नहीं बढ़ाई जा सकती, अस्वीकार कर दिया है। तो दोस्तों ये एक दुखद खबर है फैमिली पेंशन के लिए। फिर दोस्तों अगला मुद्दा क्या उठा था, असमान विकलांगता पेंशन, यानी डिसेबिलिटी पेंशन में भी भेदभाव है। कैसे, मुद्दा क्या उठा था, अधिकारियों और जवानों के लिए समान विकलांगता पेंशन दी जाए। तो दोस्तों सरकार ने जवाब क्या दिया है, विकलांगता पेंशन की गणना सभी रैंकों के लिए समान नीति के तहत की जाती है, यानी कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके आधार पर ही डिसेबिलिटी पेंशन निर्धारित करी जाती है। अब अधिकारियों की क्यों बढ़ी है वो रूल्स के अंतर्गत है, जेसीओस वार्ड्स की कितनी बढ़ी है वो भी रूल्स के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये जो भेदभाव उत्पन्न हुआ है इसके बारे में सरकार नहीं कहती, इनका यही कहना है कि जो रूल्स है, रेगुलेशन है, रिकमेंडेशन है, उसके आधार पर ही डिसेबिलिटी पेंशन डिसाइड हुई है, अधिकारियों की, वार्ड्स की, जेसीओस की। फिर दोस्तों अगला मुद्दा उठा था 1965 और 1971 युद्ध के प्रतिभागियों के लिए विशेष पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मुद्दा क्या था, 15 साल से कम सेवा वाले देने वाले युद्ध में भाग लेने वालों को सेवा पेंशन दी जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जिनकी 15 साल से कम सर्विस है, जिनकी 15 से कम है या फिर 14 से कम है, उनको पेंशन नहीं दी जाती, क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि 15 साल सर्विस होनी चाहिए तभी पेंशन दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों डीएससी के पेंशनर्स हैं, कल मेरे पास एक कमेंट आया था, जिनकी 13 साल थी, 12 साल थी, जिनकी 10 साल भी है, उनको पेंशन नहीं दी जा रही, सर्विस पेंशन नहीं दी जा रही। तो दोस्तों ये मुद्दा उठाया गया था। अब सरकार ने यहाँ पे क्या जवाब दिया है, पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 15 वर्ष है पीयूआर के लिए और 20 वर्ष अधिकारी की अनिवार्य है, इसमें छूट का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने दोस्तों यहाँ पे साफ कह दिया कि जिनकी 15 साल से कम होगी उनको सर्विस पेंशन नहीं देंगे। हालांकि दोस्तों कोर्ट के आधार पे 14 साल पर सर्विस पेंशन दी जा सकती है, कोर्ट के निर्णय के आधार पे। लेकिन सरकार अगर अपना रूल देखे तो सरकार कहती है कि लगभग 15 साल सर्विस होनी चाहिए पेंशन के लिए। और दोस्तों यहाँ पे अधिकारियों के लिए लिखा है 20 साल, यानी 20 साल सर्विस होनी चाहिए, तब पेंशन अलाउ है। तो दोस्तों ये मुद्दा भी उठाया गया था। फिर दोस्तों एक और मुद्दा उठा था रिजर्विस्ट पेंशन और ओआरओपी का लाभ। मुद्दा क्या था, रिजर्विस्ट पेंशन को बढ़ाया जाए और उन्हें ओआरओपी का लाभ दिया जाए। जैसा आपको पता है जिस तरीके से पीएमआर को ओआरओपी से बाहर करा हुआ है, उसी तरीके से जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं उनको भी ओआरओपी के दायरे से बाहर करा हुआ है। अब मुद्दा यह उठा था कि पीएमआर को भी ओआरओपी में लाया जाए और जो रिजर्विस्ट है उनको भी ओआरओपी में लाया जाए और रिजर्विस्टों की पेंशन बढ़ाई जाए। अभी दोस्तों जो रिजर्विस्ट पेंशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं 9,000 रुपए। अब दोस्तों केंद्र सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है, रिजर्विस्ट पेंशन न्यूनतम 9,000 रुपए प्रति माह है, ओआरओपी का लाभ देने का मामला विचाराधीन है। जी हाँ दोस्तों, यानी रिजर्विस्ट को ओआरओपी मिल जाए, इसका मामला
विचाराधीन है, अभी विचार नहीं करा गया है सरकार की तरफ से, अभी ये मामला विचाराधीन है। जी हाँ दोस्तों, और ये भी बताया कि जो इनकी पेंशन है प्रतिमाह वो 9,000 रुपए है, जैसा आप ले भी रहे हैं अगर आप रिजर्विस्ट है। तो दोस्तों रिजर्विस्ट को ओआरओपी में शामिल किया जाए, इनकी पेंशन बढ़े जाए, और जो पीएमआर है उनको भी ओआरओपी का फायदा दिया जाए। अब दोस्तों अगला मुद्दा क्या उठा था, रैंक वेटेज को पुनः लागू करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 6 सीपीसी में रैंक वेटेज को खत्म कर दिया गया। 2006 से पहले रैंक वेटेज आपको मिलता था, जिस तरीके से आपकी पेंशन कैलकुलेट होती थी, यानी वेटेज को हटा लिया गया। तो दोस्तों मांग ये करी गई थी कि 6 सीपीसी में 7 सीपीसी में फिर से वेटेज को लागू कर दिया जाए। यही मुद्दा उठा था, रैंक वेटेज को पेंशन गणना में शामिल किया जाए। अब सरकार ने का जवाब दिया है, छठे वेतन आयोग के बाद पेंशन की गणना सेवा की लंबाई से स्वतंत्र हो गई है, यानी सर्विस के हिसाब से, जितनी आपकी सर्विस है, जो आपकी रैंक है और जो आपका ग्रुप है, इसलिए रैंक वेटेज अप्रासंगिक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी जब से ओआरओपी आई है उसके बाद आपको कोई रैंक वेटेज नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ओआरओपी में सर्विस के हिसाब से आपकी पेंशन दे रखी है, वो भी सेवानिवृत्ति की तारीख परवाह किए बिना। ऐसा सरकार ने कहा है कि रैंक वेटेज आपको नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यहां पे साफ मना कर दिया। फिर दोस्तों अगला मुद्दा क्या उठा था, आखिरी वेतन का 75% पेंशन के रूप में देने की मांग। जी हाँ दोस्तों, मुद्दा उठा था कि सेवा पेंशन को आखिरी वेतन के 75% तक बढ़ाया जाए। जैसा आपको पता है अभी आप 50% पेंशन लेते हैं अपनी बेसिक के अनुसार, तो इन्होंने बताया कि उसे बढ़ाया जाए, लगभग 75% किया जाए। तो दोस्तों सरकार ने यहां पे क्या जवाब दिया है, वर्तमान में सेवा पेंशन आखिरी वेतन के 50% पर आधारित है। जैसा मैंने आपको बता दिया, लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपको पेंशन मिलती है, अभी ये रूल है, इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह भी साफ मना कर दिया कि अभी इसे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लास्ट पे ड्रॉन का 50% ही पेंशन मिलेगी। फिर दोस्तों अगला मुद्दा उठा था एमएससीपी का लाभ, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको एमएससीपी दी जाए। ये एक सबसे जबरदस्त डिमांड थी। यह मुद्दा उठा था कि एमएससीपी का लाभ उन कर्मियों को दिया जाए जो 2006 से पहले आए हैं। तो दोस्तों जवाब क्या दिया है सरकार ने, एमएससीपी केवल सेवारत कर्मियों के लिए लागू है और इसे 2006 से पहले आए रिटायरों के लिए लागू करना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये कह दिया कि जो एमएससीपी है वो सेवारत कर्मियों के लिए लागू है। दोस्तों जो एमएससीपी मिल रही है, जो 2006 के बाद आए हैं उनको एमएससीपी दी जा रही है। एसीपी दी जा रही है 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में है, उनको एसीपी दी जा रही है। तो फिर एमएससीपी का लाभ सही तरीके से क्यों नहीं दिया जा रहा है जितने भी पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। दोस्तों सरकार ने यहां पे गोलमोल जवाब दिया है और मना कर दिया कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको एमएससीपी देना संभव नहीं है, लागू करना संभव नहीं है, ऐसा सरकार ने बताया। फिर दोस्तों अगला मुद्दा उठा था ओएमजेसी रिपोर्ट के क्रियान्वयन की मांग, यानी जो ओएमजेसी रिपोर्ट है उसको सही तरीके से लागू किया जाए वन रैंक वन पेंशन पे, ओएमजेसी रिपोर्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों मुद्दा यही था कि ओआरओपी में ओएमजेसी रिपोर्ट को लागू किया जाए। अब जवाब क्या दिया है कि यह रिपोर्ट मंत्रालय में विचाराधीन है। दोस्तों रिपोर्ट तो काफी दिन पहले ही आ गई थी, ये पब्लिक हो गई थी, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं वो भी पब्लिक हो गई, और ये कह रहे हैं कि जो ये रिपोर्ट है ये मंत्रालय में विचाराधीन है। यानी दोस्तों घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। भैया ओएमजेसी में क्या लिखा हुआ है ये तो हमें भी पता है, जो लिखा हुआ है कम से कम वो तो लागू करे। अब ये बोल रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो मंत्रालय में विचाराधीन है। दोस्तों मंत्रालय में कोई विचाराधीन नहीं है, ये पब्लिक हो चुकी है, ये लागू नहीं हो पा रही सरकार की तरफ से, मेन मुद्दा ये है। अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या था, अगला मुद्दा था 1965 और 1971 युद्ध में प्रतिभागियों के लिए एक्स ग्रेशिया अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, यानी मैं बात कर रहा हूं 15 लाख अमाउंट के बारे में। जैसा आपको पता है बीच में एक शगुफा छोड़ा गया था, पता नहीं मजाक किया था क्या किया था, अभी वो मामला ठंडा ही पड़ा है, जिसमें कहा गया था कि जिन्होंने 1965-1971 की लड़ाई लड़ी है उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक ये मुद्दा भी था, ये बात सरकार तक भी गई थी। तो दोस्तों यहां पर क्या कहा है, जवाब क्या दिया है, वर्तमान में ऐसी कोई नीति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार यहां पे पलट रही है। कहा जा रहा है कि वर्तमान में ऐसी कोई नीति नहीं है, कोई विचाराधीन नहीं है। यानी उस टाइम जो मुद्दा उठाया गया, क्या वो मूर्ख बनाने के लिए उठाया गया या सिर्फ वोट लेने के लिए उठाया गया ऐसा मुद्दा कि 15 लाख हर एक को मिलेंगे। दोस्तों जितनी भी ये बातें निकल के आई हैं इससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें से आप कोई सा भी मुद्दा देख लीजिए, जो भी जवाब दिया है सरकार ने वो पूर्व सैनिकों की अपेक्षा के उलट दिया है, उनके फेवर में नहीं दिया है, चाहे आप कोई सा भी मुद्दा उठा लीजिए। तो दोस्तों सरकार यहां पे मना कर रही है कि वर्तमान में ऐसा कोई
नीति विचाराधीन नहीं है। बल्कि दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, जो अधिकारियों को मिलना है 15 लाख रुपए, जो उस टाइम इन युद्ध में शामिल थे, जो पेंशन नहीं ले रहे उनको मिलने थे 15 लाख रुपए। इसके बारे में भी सरकार ने यहां पे कुछ नहीं कहा, बल्कि सरकार कह रही है कि वर्तमान में ऐसा कोई नीति है ही नहीं, ऐसा जो बात थी वो है ही नहीं बिल्कुल। दोस्तों बहुत ही दिक्कत की बात है ये, यानी जो आपकी मांगे हैं उसके बारे में सही जवाब ना मिलना बहुत ही दिक्कत की बात है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि जो भी ये डिमांड करी गई है, जितनी भी डिमांड है, इसमें से आपकी डिमांडें पूरी हो, आपकी डिमांड पूरी करी जाए सरकार के द्वारा। और जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक आवाज उठती रहेगी, मांगे जाती रहेंगी। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, क्या क्या मुद्दे उठे थे और क्या जवाब दिया है केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ कमेंट करना है, आप भी नीचे कमेंट करिए कि जो जवाब दिया है केंद्र सरकार ने, क्या आप इससे सहमत हैं? आप नीचे जरूर कमेंट करेगा, अपने विचार जरूर रखेगा। तो दोस्तों बस मैं वीडियो यही खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।